नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं लोकसभा के डिप्टी स्पीकर श्री करिया मुंडा, जिनसे हम झारखंड भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स और लोकसभा में इनके दखल के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। मुंडा जी, झारखंड की जब सरकार बनी एक गैप के बाद, तो ये उम्मीद की गई थी कि वहाँ जो विकास दिखेगा उसको लेकर के आपकी पार्टी में भी असंतोष है। लोग कह रहे हैं कि विकास उस अनुरूप नहीं हो पा रहा है। बात सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो साधारणतः जो गठबंधन की सरकार होती है, ये चलाना बहुत कठिन होता है, इसलिए कि अलग अलग लोग अलग अलग विचारधारा से लोग आते हैं, तो उनमें जब तालमेल नहीं होता है तो काम करने में भी कठिनाई होती है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि जो हमारे जो लोग हैं, जो पदाधिकारी खासकर हैं, ये चूँकि सब बिहार से आए हुए हैं, आदत उनकी वहाँ जो थी, यहाँ आदत तो सुधरा नहीं, और सरकार बनने के बाद उनकी आदत को सुधारने का जो काम होना चाहिए ये नहीं हुआ, वो बढ़ते गया। ये भी एक कारण है। का असर अल्टीमेटली चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि जो इन्होंने वायदे किए थे कि हम विकास करेंगे, वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, चुनाव में इसका असर हो सकता है, क्योंकि ये साधारणतः जो जनता है वो तो काम के आधार पर सोचती है ना, कि ऐसे नहीं है कि आपको चेहरा दे के वोट देता है। काम के साथ साथ आपके नेतृत्व किस तरह से प्रभावशाली बनता है, उसके आधार पर वोट मिलता है। क्यों पार्टी ने उनको ये नहीं समझाया कि आप सुधर जाओ? अब कोलिशन गवर्नमेंट है ना, बोले अब सबको सुधारना तो मुश्किल है, अपने को सुधारेंगे तो बाकी और दो आदमी हैं, उनको कौन सुधारेगा? सवाल ये है। लेकिन विकास के इशू पे क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सपोर्ट नहीं कर रही है, या उन्हें इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव कायम करेगी, बाद में उनकी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी? ऐसा हो सकता है, उनका अपना विचार आप कैसे कहें, लेकिन जिस तरह से अखबारों में बाकी में जिस तरह से छपता है, ये निश्चित रूप से ये है कि आपस में तालमेल जो पार्टियां मिली हैं, निश्चित रूप से तालमेल नहीं है। मीन्स आपके बातचीत से लग रहा है कि ये एक बेमेल सरकार है, बेमेल गठबंधन है, जो मजबूरी के कारण सरकार में टिकी हुई है। ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। हम लोग तो इसलिए सरकार बनाया है कि सरकार चलेगी, लोगों के समस्याओं को समाधान करने के दृष्टिकोण से काम किया जाएगा, और लोगों को विकास के दृष्टिकोण से लगता है कि हाँ, पहले नहीं था, विकास हो रहा है, ऐसा लगेगा। ये इसी विचार से किया गया था। लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर में आप सभी अलग अलग लड़े और एक ऐसी पार्टी चुन के आ गई जिनको उम्मीद नहीं थी कि वो लोकसभा की सीट छीन लेंगे, इसको दुर्भाग्य कह सकते हैं, बस इससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं। क्या ये उसी का परिणाम था कि अगर भारतीय जनता पार्टी और JAM साथ लड़ती तो शायद ये हश्र नहीं देखने को मिलता? चुनाव में शायद ही कह सकता है, चुनाव में कोई कह सकता है कि हम जीतेंगे ही, लेकिन ऐसा लगता है कि यदि मिलजुल कर लोग लड़ते होते तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या इसका एक संकेत ये मिलता है कि आने वाले दिनों में बाबूलाल मरांडी की पार्टी की स्थिति सुधर सकती है? सुधर सकती है और नहीं भी सुधर सकती है, क्योंकि उनका भी बहुत काम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा काम किए थे उनके अपने मंत्रित्व काल में, ऐसा तो है नहीं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने, उन्हें मजबूत करने के लिए आपने पिछले 3-4 दशक में पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी पार्टी आपके बूते वहाँ पर मानी जाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया तो आपकी पार्टी ने आपकी जगह अर्जुन मुंडा को चुना। ये एक अन्याय था। अर्जुन मुंडा तो मत नहीं कहिए, बाबूलाल था, शुरू में बाबूलाल था। बाबूलाल जी, हाँ। अब जो केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करती है उस पर हम लोग ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं। उनको भी सोच समझ के करना चाहिए, किस दृष्टिकोण से ऐसा हुआ तो नहीं कर सकते हैं, परंतु ये निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जिसका अभी तक हम लोग भोग रहे हैं। कभी ये महसूस हुआ कि पार्टी भटकाव का सामना कर रही है और वो दबाव में आकर फैसले ले रही है? तो ये तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हम थोड़ा तो पार्टी से दूर हैं, क्योंकि पार्टी के हर कार्यक्रम में हम भाग लेते नहीं हैं, इसलिए बहुत अधिक उस संबंध में बात नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो और आ रही है कि आधी पारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट होगी और आधी पारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। हाँ, ये मुझे पता नहीं है कि किस शर्त पर सरकार बनी है। जब तक उसका पता ना लगे तो करना ठीक नहीं है। अगर इस तरह की शर्त के आधार पर बनी होगी तो करना चाहिए। शिबू सोरेन बार बार कह रहे हैं कि
बीजेपी की पारी खत्म होने वाली 28 महीने की और उसके बाद हमारी पारी शुरू होगी, तो क्या लगता है कि उसका यही कारण होगा? नहीं, हो सकता है। बट ऐसे में डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि आप जब पारी के आधार पर सरकार चलाएंगे तो आपकी नीति, आपके पॉलिसी, आपके कार्यक्रम प्रभावित होंगे। नहीं, ये मैं कहना कि किस आधार पर सरकार बनाने के लिए लोगों ने तालमेल किया या गठबंधन किया, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत खुलासा बात नहीं हुआ था। किनसे किनसे बात हुआ, कैसे कैसे बात हुआ, इसका मुझे पता नहीं है। परंतु इतना निश्चित है कि सरकार बनने के बाद एक बार जब आप गठबंधन करते हैं तो गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। अर्जुन मुंडा की पूरी सरकार सिर्फ अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, उपकार करने के लिए लगी हुई है। विकास के नाम पे कुछ भी ठोस पहल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसको आप कह सकते हैं। तो आप लोगों ने कभी किसी फोरम पे बात नहीं की कि इसका खामियाजा अंततः पार्टी को भुगतना पड़ेगा? जहाँ तक हो सकता है उतना हम लोग केंद्र के लोगों को भी बातचीत करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका सुधार होना चाहिए, क्योंकि सुधार नहीं होगा तो फिर हम लोग को चुनाव के दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग को नुकसान होगा। इस पर चिंतन करना चाहिए, इतना हम लोग कहते हैं। इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, बट बहुत फर्क नहीं पड़ता होता दिख रहा है। इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन झारखंड के जो बीजेपी के एमपीज हैं वो भी वहाँ के अर्जुन मुंडा की सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी नहीं सुनी जा रही है। ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा लोग बोलते हैं। और एमपी लोग नाराज़ ज़रूर हैं, और नाराज़गी कभी कभी लोग प्रकट करते हैं बातचीत में भी। और उनको लगता है कि भाई इस तरह से स्थिति आएगी तो फिर हमारी क्या होगी। चिंता चूँकि सबको भविष्य की होती है, लेकिन इसका अंततः खामियाजा पार्टी को भुगतनी पड़ेगी। अब पार्टी को भुगतनी पड़ेगी अगर इसमें सुधार ना हो और चिंतन ना हो और इसके कोई नए ढंग से काम करने के लिए कोई योजना ना बने और बातचीत ठीक ठाक से ना चले, तो फिर जनता तो नाराज़ होगी ही। आपके बातचीत से एक चीज़ ये लग रहा है कि बेमेल गठबंधन के बावजूद एक जिस इशू पे सहमति बननी चाहिए थी वो था विकास का इशू, जिस पे अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है। शायद जेएम नहीं चाहता कि बीजेपी मजबूत हो। ऐसा हो सकता है, ये अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण होगा। जब सरकार बन रही थी तो उस समय आपके बारे में चर्चा ये थी कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये हमने तो विरोध किया था। अच्छा, इस पूरे मुहिम का? हाँ, इसमें तालमेल सरकार नहीं बननी चाहिए और हम लोग को लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमको पता था कि ये जो गठबंधन की सरकारें हैं जो हम लोगों ने कई बार देखा होगा, तो उससे बहुत पार्टी को लाभ नहीं मिला और जनता को भी लाभ नहीं मिला। क्योंकि आप अगर 2005 से शुरू कीजिए, 2005 तक तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी, क्योंकि उसमें हम लोग संख्या ज़्यादा थी। लेकिन 2005 के बाद जब नई सरकार बनी तो उसके बाद जो चला अब देख ही रहे हैं। बिल्कुल। कितने कितने मुख्यमंत्री बदले, तो और आप किन कारणों जानते से हैं। बदले। हाँ, लेकिन आपकी नहीं सुनी गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया और ये आपने जो सुझाव दिया कि ये बेमेल गठबंधन की सरकार नहीं बननी चाहिए, तो पार्टी ने आपकी नहीं सुनी। इसको क्या नाम देंगे? उनके अपने लॉजिक थे, उनके अपने तर्क थे कि भाई सरकार बनेगी, सब लोग मिलके सरकार चलाएंगे और बातचीत हुई है और सब लोग राजी हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। परंतु आज उसको हम कह सकते नहीं हैं कि उस तरह से अगर बातचीत हुई हो, तो आज जिस तरह से सरकार चल रही है, ये कोई बातचीत का कोई हमको लगता नहीं है कुछ तालमेल हुआ है। झारखंड में पूरी पार्टी को सींचने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और जो चाहे नितिन गडकरी हो या फिर राजनाथ सिंह हो, जिस तरीके से उन्होंने बिट्टो लगा दिया गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो ये तो आपका एक तरह से अपमान था। राजनीति में अपमान और मान और अपमान की बात नहीं होती है। निर्णय होने पहले आप अपनी बातें रखी जाती हैं, हर कोई को रखने का अधिकार है, और निर्णय होने के बाद जब निर्णय होता है उसको मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी पे कुछ ऐसे लोग हावी हो गए जो सिर्फ सत्ता चाहते थे? वैसा तो नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो राजनीतिक दल का मतलब है सत्ता तक पहुंचना, ये तो उनका मूल उद्देश्य है। जी। इसलिए हर दल सोचता है कि भाई हम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि हम दूसरों से अलग हैं और सत्ता के पीछे हम नहीं दौड़ते हैं, लेकिन झारखंड में वही कुछ किया उन्होंने औरों की तरह। उस समय कुछ परिस्थिति वैसी रही होगी, क्योंकि रोज़ रोज़ चुनाव होना ठीक नहीं है, इसलिए साधन किया होगा वैसा। क्योंकि शिवशरण के ख़त्म होने के बाद फिर ये कांग्रेस वाले तैयार नहीं थे बनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में तो चुनाव होता, तो 6 महीने के बाद फिर चुनाव हो, तो शायद ये ठीक नहीं है, ऐसा लोगों ने सोचा होगा। क्या यही कारण है कि झारखंड में आपकी ताकत लगातार घटती गई, विधानसभा में खास करके? हाँ, अभी तक तो दिखाई दे रहा है वैसे ही, आगे क्या होगा देखते हैं। झारखंड की सरकार में आपका कितना दखल है? दखल तो नहीं देते हम लोग हैं,
सुझाव देते हैं बस, दखल देने का हमारी यहाँ परंपरा नहीं है, सिर्फ सुझाव देते हैं। उन सुझावों पर कितना अमल होता है? कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। 40-50 साल के पॉलिटिकल करियर में कभी आपको इस बात का पश्चाताप हुआ कि राजनीति गलत दिशा में जा रही है? नहीं, वैसे देखिए, सिर्फ ये आज आप कहें तो राजनीति सिद्धांत के आधार पर नहीं चल रहा है किसी पार्टी का भी। हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर चला रहे हैं, और इसीलिए आज जो राजनीति की जो स्थिति देश में हो गई है, इसका असर प्रदेशों में होगा, क्योंकि वो तो वहीं से चलता है। तो आज इसीलिए जो आज इतने बिखराव आ रहे हैं, कभी आज आपसे मिल गए, कभी उससे मिल गया, कभी उससे तालमेल कर लिया, नतीजा ये हो रहा है कि जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भी वही सब कुछ करने के लिए अभिशप्त है जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां करती रही हैं। देखिए, ऐसा है कि पार्टी तो अपनी बातें रखता है, लेकिन जनता जिस तरह से बंट रही है, इस पर प्रभाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए बिखराव बढ़ रहा है। आपकी जो ताकत कम हुई राजस्थान झारखंड में, उसका असर ये था कि पार्टी के नेता सेंट्रलाइज केंद्रित हो गए अपने स्वार्थों के प्रति और विकास को महत्व नहीं दिया। मैंने कहा पहले कि गठबंधन की सरकार में इस तरह की स्थिति होती है, परंतु ये जरूर है कि गठबंधन के साथ साथ काम करने की पद्धति भी होती है। जितना अवसर मिलता है, जितने आपको समय मिलता है, जितने आपकी आपस में तालमेल होता है, दृष्टिकोण से कामों का विस्तार होना चाहिए, और जनता को लगे कि वह सरकार चल रही है, सरकार हमारे लिए सोचती है, सरकार हमारे लिए कुछ काम करती है, और हमारी समस्याओं को समाधान करने के दृष्टिकोण से सरकार तत्पर है, ऐसा दिखाई दे। जो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लगता तो है, क्योंकि आज जिस तरह से रोड खराब है, बिजली नहीं है, दवा भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, रिक्तियाँ बहुत हैं, नियुक्तियाँ भी इशू हैं। हाँ, वो भी हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं, रिक्तियाँ बहुत हैं, लोग बेकार पड़े हुए हैं, तो लोग को लगता है कि भाई सरकार ठीक नहीं चल रही है, तो सामान्य सी बात है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेएमएम का पूरा सपोर्ट नहीं है, या वो सहयोग नहीं करना चाहती? अब ये तो अंदर की बात है, वो तो मुख्यमंत्री बोल सकते हैं कि भाई आखिर ये परिस्थिति जो सामान्य, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उनको तो सबको दूर करना चाहिए, क्योंकि सबके साथ इसका तो असर पड़ेगा, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या, आपस का तालमेल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हो रहा है क्या, ये तो मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सरकार में नहीं है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां माओवादी मूवमेंट काफ़ी सक्रिय है, और अभी इंदर सिंह नामधारी पे हमला हुआ, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष जब अपने इलाके में गए तो वहां उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो ये सब क्या हो रहा है? हाँ, माओवादी बढ़ा है, और ये भी गठबंधन के कारण भी हो सकता है, और शुरू में जो सरकार चलाने के लिए जिस ढंग से काम करना चाहिए नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय आज हम लोग का अलग प्रांत बना था, उस समय झारखंड के, उस समय मेरे ख्याल से उस समय 24 जिले थे, उसमें 18 थे, 18 में से 4 में था। आज कोई भी जिला ऐसा अछूता नहीं है जहाँ पर उनका किसी न किसी रूप में कोई प्रभाव नहीं है, हर जिले में पहुँच गए। और ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि गठबंधन की सरकारें बनती रहीं, उनकी प्रायोरिटियाँ अलग होती रहीं, और सरकार इस इशू को गंभीरता से नहीं ले सकी। हाँ, ये तो सही बात है, क्योंकि इस तरह के समस्याएं बढ़ने का कारण ये होता है बेरोजगारी और बेकारी, सामाजिक असंतोष। हाँ, संतोष, और उसी में से बढ़ता है, और ये इतने दिन में बढ़ने के कारण किसी न किसी रूप में इस विषय को हम रख सकते हैं कि लोगों में असंतोष है, काम नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, कोई भी योजना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है जो काम हो रहा है, और काम भी हो रहा है तो अधूरा हो रहा है, पुल बन रहे हैं तो टूट रहे हैं, सड़क बन रहे हैं तो गड्ढे हो रहे हैं, तो लगता है कि भाई ये सरकार ठीक नहीं काम कर रही है। तो फिर जो लड़के आजकल पढ़ लिख के जो घर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लगता है कि भाई हम लोग के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तो बेरोजगारी है, मैंने कम से कम हज़ारों रिक्तियाँ हैं, लगभग सब मिला जुला के, अगर आप यूनिवर्सिटी से लेकर आप प्राइमरी स्कूल तक और चपरासी से लेकर सेक्रेटरी तक का जोड़ लीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि कई हज़ार है। 4th ग्रेड के बहुत जगह खाली हैं, सिपाही के बहुत जगह खाली हैं, आपके प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है तो बाकी भी नहीं है। तो इस तरह से कितनी जगह खाली है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।
तब इतना जब होगा तो लोगों में नाराजगी होना, क्या ये इच्छा शक्ति क्या अभाव का परिणाम है? नहीं, सबको करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि नहीं हो रहा है तो हम उससे झूठा हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब सरकार में हैं तो इसका तो सबको भोगना पड़ेगा। सो कई दफ़ा ये लगता होगा आपको कि अगर इन समस्याओं पर समय से काबू नहीं पाया गया तो युवाओं में भटकाव आएगा बेकारी के कारण, और फिर वो भटकाव के कारण अपना भविष्य शायद माओवाद में देखने को मजबूर हों। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आदमी जब भूखे रहता है तो उस समय कुछ भी कैसे सोच सकता है और कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। आप जानते हैं, ये तो मानव का स्वभाव है। फिर अर्जुन मुंडा कर क्या रहे हैं? अब ये समस्या तो उनको पूछना पड़ेगा आपको। भाई आप जब समझ रहे हैं कि भाई बेकारी बढ़ रही है, रोजगारी बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, तो इस संबंध में आप चिंता क्यों नहीं करते? उनको पूछना पड़ेगा ना, आपको वही जवाब देंगे ना। अब झारखंड से भी बड़ी संख्या में युवा बाहर पलायन करने को मजबूर हुए हैं। हाँ, ये तो है। मैंने बोला ना कि शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है ना। शिक्षकों की कमी होगी, पढ़ाई ठीक नहीं होगा तो कोई भी विद्यार्थी या कोई भी माता पिता अपना पैसा बर्बाद करने के लिए क्यों भेजेगा? ये तो है ही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से हाई स्कूल ऐसे हैं, उच्च विद्यालय हैं, जहाँ पर 2 या 3 शिक्षक हैं। अब समझ लीजिए कि कैसे पढ़ाई होती है। कहीं कहीं पर प्राइमरी स्कूलों में 1 शिक्षक, कैसे पढ़ाई होगी? तो इसलिए लोग सोचता है कि भाई यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं है, चलो पैसा तो खर्चा होता ही है, तो जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ भेजो। झारखंड की जब हम बात करते हैं तो बीते 11 सालों में जब से डिवीज़न हुआ, जिस उम्मीद से डिवीज़न होना था, उसके बाद जो राज्य को लाभ मिलना था, जबकि बिहार की तुलना में आपके यहाँ प्राकृतिक संपदाएं अधिक हैं, उसका प्रॉपर दोहन नहीं हो पाया। ये बात सही है। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ की सरकारें बनती गिरती रही हैं, बेमेल गठबंधन होते रहे हैं। ये भी कारण है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी ताकत घट रही है, उसका एक परिणाम ये होगा कि आने वाले चुनाव में भी यही स्थिति रहेगी, फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, उसमें कि राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करेगा। आज के परिस्थिति के आधार पर तो आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही स्थिति रहेगी तो घटेगी। परंतु राजनीति तो रोज़ बदलते रहती है, उनकी परिस्थितियाँ बदलते रहती हैं और मतदाता को उस तात्कालिक स्थिति पर विचार करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का कितना दखल है? देखिए, सीधा तो कोई दखल नहीं है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। सुझाव जरूर देते हैं और सुझाव समाज हित में और दल हित में करते हैं। जिस किसी महत्वपूर्ण इशू पर तत्काल पहल की जानी चाहिए झारखंड में, वो कौन से इशू हो सकते हैं? जो बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, रोड है, स्वास्थ्य है, ये तो बुनियादी है। इसके बिना आदमी के विषय में सोच सकते नहीं और इनके बिना विकास का कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका संबंध गांव-गांव तक प्रति व्यक्ति से है। लेकिन बहुसंख्यक सरकार तो आपकी रही हमेशा, लगभग अगर काउंट करें तो। हाँ, सरकार हमारी कुछ ज़्यादा रही है, लेकिन तो भी तालमेल थी, हमारी अकेले की तो नहीं थी। ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में जानना चाहेंगे कि करिया मुंडा की जो भूमिका है लोकसभा में उपाध्यक्ष के नाते, वो कैसा महसूस करते हैं और कब इन्हें धर्म संकट का सामना करना पड़ता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मुंडा जी, लोकसभा की कार्रवाई को अगर गंभीरता से देखें तो कई दफ़ा लगा कि आसन पक्षपात कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं। हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि भी पक्षपात ना हो। लेकिन आपको जिन इश्यूज पे एहसास होता है कि इस पे विपक्ष या पॉलिटिकल पार्टियां विरोध करेंगी, तो ये पहले आप तय कर लेते हैं कि हाउस 1 घंटे के बाद एडजॉर्न करने के बाद दिन भर के लिए एडजॉर्न कर लेंगे? इससे पहले नहीं, इसलिए नहीं, तो स्पीकर और दोनों मिलते बात करते लोग हैं कि जो वहाँ की सामान्य स्थिति जो पैदा हो जाती है इश्यू पर है। क्योंकि आज ये लोग अब हल्ला गुल्ला करना छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे स्थिति में जब हल्ला गुल्ला जब वो लोग छोड़ेंगे नहीं तो फिर हाउस चलेगा नहीं। हाउस तो तब चलेगा जबकि सभी लोग शांति से बैठेंगे, शांति से काम होगा। तो ऐसी स्थिति में करना पड़ता है। लेकिन आपको इस बात का एहसास रहता है कि ये एक बड़ा इशू आज आया है और इस पर हो सकता है कि सरकार की गहराई हो या विपक्ष या कोई पार्टी? थोड़ी बहुत तो अंदाज लगता ही है। कई सांसदों को लगता है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। देखिए, ऐसा है कि समय तो लिमिटेड है, सीमित समय है, उसी के अंदर उसको करना है। अब हम लोग तो अपने ओर से तय नहीं करते हैं, दलों की ओर से तय होती है अभी उस दल से कौन व्यक्ति बोलेगा। लेकिन 0 आवर एक ऐसा आवर है जहां आपके सामने एक धर्म संकट की स्थिति पैदा होती होगी कि किसे बोलने दिया जाए, किसे नहीं बोलने दिया। उसका भी पहले से लिख के देना पड़ता है ना। मैं पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें लगभग 27% ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने कभी मुंह तक नहीं खोला। अब उनसे पूछना पड़ेगा भाई,
कई दफ़ा एमपीज निरंकुश होते हुए देखते हैं, वैसे स्थिति में आसन को क्या करना चाहिए? वो आसन को तो एक तो उनको बैठाने के लिए आग्रह कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अर्जन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। पार्लियामेंट चलाने का जो नियम बनाए हुए हैं उसका अध्ययन तक नहीं है उन्हें। ऐसा नहीं करते होंगे, मुझे पता नहीं है, अब उनको कैसे कहेंगे उसको, हम क्या आप पढ़े हैं नहीं पढ़े। पार्लियामेंट में जब आप बैठते हैं आसन पे, तो कभी लगता है कि पीछे बैठा व्यक्ति को ही मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, और वो हाथ उठाता थक जाता है, उसे मौका नहीं देते आप? नहीं, ये तो प्रश्नकाल में होता है, हाथ उठाया तो उसको। कई ऐसे मौके आते हैं जब उनको नहीं, लगता है बाकी समय तो आपको देना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है। आप पुराने पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, कई दफ़ा आपको लगता होगा कि जो लेवल है बात करने के पार्लियामेंट में, जो महत्वपूर्ण समय का इस्तेमाल करना चाहिए, सांसद उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पाते। उसमें घटा है ये जो पूरे हाउस का जो कैरेक्टर है, पूरे हाउस का जो एक सोच है, हमने बोला घटा है, लेकिन आप किसी को पकड़ के तो बैठा नहीं सकते, बिल्कुल। या आप उनको नहीं कर सकते, ऐसा ही बोलिए, नहीं कर सकते हैं। कभी आपने महसूस किया कि विपक्ष और सरकार किसी खास इशू पे आपस में मिली हुई है? नहीं, अब क्योंकि आपके मीडिया भी तो इंडिपेंडेंट है, कभी कभी बातें को कुछ ज़्यादा ही बोल देता है। कई ऐसे मौके आते हैं जब एमपी मेंबर्स आपसे संरक्षण की मांग करते हैं और आप संरक्षण नहीं दे रहे होते हैं। नहीं, संरक्षण तो बोलने में ही होता है ना, कि आप मान लीजिए कि आपका समय 10 मिनट है और आप बोलिए कि हमको संरक्षण दीजिए, मैं और बोलूँगा, तो फिर समय जो जितना आपको दिया गया उससे ज़्यादा तो बोलना ठीक नहीं है। कई दफ़ा ये देखा गया कि मिनिस्टर के कई बयान प्रोवोकिंग हुए, जिससे विपक्ष और उत्तेजित हुआ है। राजनीति में ऐसा होते ही रहता है। लोकसभा की कार्रवाई टेलीविज़न पे आने के बाद ये उम्मीद की गई थी कि एमपी संयम बरतेंगे। उसमें एक कमी है, एमपी लोगों की तरफ से भी है और मीडिया वालों की तरफ से भी है। मीडिया उसी को अधिक फोकस देता है जिसमें ज़्यादा हल्ला गुल्ला और हाथ पैर हिलाता है, तो उनको पता नहीं चलता है कि भाई ये विषय कितना महत्व का है। तो आखिर देश को चलाना है तो मीडिया को भी जवाबदेही है कि मीडिया किस विषय पर फोकस दे और मैसेज अच्छा जाए। गलत कर रहा है तो गलत, कितना दूर तक गलत दिखाएंगे, अब दिन भर दिखाएंगे। डेप्यूटी स्पीकर होने के नाते सदन में कब आपको ऐसा लगा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था? हल्ला गुल्ला होता है उतनी है, बाकी तो कुछ है नहीं। पार्लियामेंट में मिनिस्टर के रिस्पांस के दौरान आप आसन में बैठे हुए आपने महसूस कभी किया कि सरकार जो कह रही है उसमें बयान कम है, पॉलिटिक्स अधिक है? ऐसा होता है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि विपक्ष भी ऐसी पॉलिटिक्स कर रहा है जिससे सरकार को फ़ायदा मिल रहा है? वैसा तो नहीं कर सकते हैं, विपक्ष तो कोशिश करता है कि देखिए सरकार तो सब मिलके, संसद पूरा की सरकार है, उसमें दो तरह के हैं, एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष। सत्ता पक्ष सरकार जनता के कामों को ठीक से पहुंचाने का, योजनाओं को लागू करने का काम है, और विपक्ष का काम ये है कि उसमें से कोई कमी दिखाई देता हो तो उनको उजागर करना। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं।